आज हम बात करेंगे हिमाचल के चुनावी गणित की। साथ ही आपको बताएंगे देश के चुनावी इतिहास के कुछ दिलचस्प किस्से और आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसने हिमाचल की राजनीति में देश के चुनाव के इतिहास में कई रंग देखे हैं। तो कार्यक्रम के साथ बने रहिए क्योंकि आगे है बहुत कुछ खास। हिमाचल की वादियों का हमेशा से सारा जहान दीवाना रहा है, लेकिन यहाँ की सर्द वादियों में चुनावी गर्मी की तपिश भी कुछ कम नहीं है। हिमाचल में हमेशा से दबदबा दो ही राजनीतिक दलों का रहा है। कोई तीसरा मोर्चा यहाँ कभी बन नहीं पाया, लेकिन इससे यहाँ की सियासी गर्मी में कोई बदलाव नहीं आया। बात चाहे लोकसभा की हो या फिर विधानसभा की, प्रदेश की जनता ने हर बार अपने चुनावी मिजाज से देश का ध्यान खींचा है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिहाज से 4 संसदीय सीटें हैं। इन चारों सीटों में औसतन करीब 13 से 14 लाख मतदाता प्रति सीट है। बीते लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश में करीब 72% मतदान हुआ था। इससे पहले भी प्रदेश में 5 बार 60% से ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा है। केंद्र में सरकार चुनने के लिए हिमाचल का मतदाता हमेशा हर बार उत्साहित रहता है। सबसे पहले चुनावों से लेकर अब तक हिमाचलियों का रिकॉर्ड है कि वोटिंग में हर बार इजाफा ही हुआ है। पिछले चुनाव में साल 2019 में हिमाचलियों ने केंद्र में सरकार चुनने के लिए रिकॉर्ड 72% वोटिंग की थी। और ये आंकड़े बताते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व के लिए हिमाचल का मतदाता कितना सजग और कितना ज्यादा उत्सुक रहता है। प्रदेश में चुनावी लिहाज से बात करें तो चुनाव आयोग ने हिमाचल की चारों संसदीय सीटों में इस बार मतदान का लक्ष्य 75% पार करने का रखा है। पिछले 12 चुनावों में 5 बार हिमाचल में वोट प्रतिशत 60% से ज्यादा रहा है और ये दिखाता है कि मतदान को लेकर हिमाचल की जनता हमेशा से कितनी सजग रही है। प्रदेश में साल 1984-85, साल 1989, साल 1998, 2014 और 2019 के चुनावों में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पहाड़ी राज्यों के मतदाताओं ने 72% मतदान करके वोटिंग टर्नआउट का रिकॉर्ड बना दिया था। अपने वोट के इस्तेमाल को लेकर पहाड़ की जनता हमेशा से सजग रही है और इस बार के चुनावों को लेकर भी लोगों में, खासकर युवाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। हमारी 50% जो जनसंख्या है वो महिलाओं की है देश में। और जैसे लोकतंत्र में महिलाओं को नेतृत्व करने का बहुत ही कम मौका मिलता है। और जो घर पे पढ़ी लिखी है, घर पे है और जो जॉब कर रही है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो वोट दें। और जब वो वोट देने जाएँ तो वो एक ऐसा विचार लेके जाएँ कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चुनना है जो हमारे देश को आगे बढ़ाए, विकसित करे, ताकि क्योंकि बाद में लोग शिकायतें करते हैं कि नेता ने वो काम नहीं किया, ये नहीं किया। जब आप वोट नहीं देंगे तो हमें शिकायत करने का भी कोई मौका नहीं, कोई भी वो नहीं है, हमें अधिकार नहीं है कि हम उनसे शिकायत करें। इसलिए मतदान करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए सभी को मतदान करना चाहिए। मैं सभी महिलाओं से निवेदन करती हूँ कि वो मतदान करें। महिलाओं का क्या हम लोग कह सकते हैं कि सभी का, जो भी भारत के हर नागरिक का लोकतंत्र में लोकतंत्र में अपनी भागीदारी देने के लिए मत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक ड्यूटी भी है, हमारा कर्तव्य है वोट देना, जिससे कि हम लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। ये इससे हमारा जो भागीदारी है, हम लोग अपने विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव कोई भी किसी भी तरह का चुनाव हो, हम अपनी भागीदारी देते हैं अपने नेता को चुनने में, जिससे कि वो फिर हमारी जो जन कार्य होते हैं उनमें अपनी भूमिका निभाते हैं। यदि हम वो मत नहीं करेंगे तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम लोग आगे जाके ये शिकायत कर सकें कि नेता हमारे काम नहीं कर रहे हैं या फिर अपना भागीदारी नहीं दिखा रहे हैं। प्रदेश में इस बार कुल 56,38,422 मतदाता लोकसभा चुनावों के लिए वोट करेंगे। इनमें से 28,79,200 पुरुष और 27,59,187 महिला मतदाता हैं। महिला मतदाता हिमाचल में सरकार चुनने में हमेशा से सजग और निर्णायक भूमिका में रही हैं।
और मतदान को लेकर महिलाओं में भी खासा उत्साह नजर आता है। देखिए, जो महिलाएं हैं वो समाज की धुरी हैं। देश में, उनके प्रदेश में जो भी नीतियां लागू होती है उसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव पड़ता है वो महिलाओं पे पड़ता है। महिलाओं को अपना घर चलाना है, समाज चलाना है। जो भी योजनाएं बनती है और अगर वो फिनेंशियल रिलेटेड योजनाएं हैं तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं पर ज़रूर असर करती है। तो यकीनन जो चुनाव है उसमें महिलाओं का जो योगदान है और जो उनकी भागीदारी है वो बहुत एक अहम रोल निभाती है। क्योंकि देखिए, जो महिलाएं हैं वो अपने परिवार को तो चलाती हैं पर देश को दशा और दिशा देने वाली भी महिलाएं हैं। और अगर चुनावी मैदान में महिलाओं का उतरना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी जो हमारी महिलाएं वोटर्स हैं उनका जो चुनाव है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारा चयन है प्रतिनिधियों को लेकर, वो सही तरीके से किया जा सके। महिलाओं के वोट टर्नआउट को लेकर इतिहास पर अगर नजर डालें तो आंकड़े अपनी कहानी खुद बयान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में साल 1977 के चुनावों में महिलाओं की मतदान प्रतिशतता 44.8% थी। साल 1980 में ये आंकड़ा 44.5% रहा और 1984-85 में 47.1%। इसके बाद साल 1991 में 46.1, 1996 में 48.4 और 1998 में 66.3% महिलाओं ने प्रदेश में वोट किया। वहीं साल 2009 के चुनावों में प्रदेश में 59.5 और साल 2014 में 65.4% महिलाओं ने मतदान किया था। साल 2019 के चुनावों में महिलाओं ने रिकॉर्ड 74.31% मतदान किया था। साल 2021 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस ने सिर्फ महिला उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि साल 2021 में जब बाई इलेक्शन हुआ हिमाचल की मंडी सीट पर, तो कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह में विश्वास जताया और प्रतिभा सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर वो जीत भी गई और सांसद बन भी गई। हिमाचल में महिलाओं की भागीदारी चुनावों में अक्सर सबसे अहम मानी जाती है और इसीलिए महिला वोटर को साधने की कोशिश भी तमाम सियासी दलों की तरफ से बार बार की जाती रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी भी चुनाव में महिला वोटर हमेशा निर्णायक भूमिका में रहता है और हिमाचल की राजनीति में भी ये बात काफ़ी हद तक सही साबित होती है। हिमाचल में भौगोलिक स्थिति बाकी राज्यों से काफ़ी अलग है। यहाँ मैदानी क्षेत्र भी हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियां भी। सबसे ज्यादा बारिश वाला धर्मशाला जैसा क्षेत्र भी है तो किन्नौर और पीओ जैसे सुदूर इलाके भी। दुर्गम क्षेत्रों में मतदान करवाना चुनाव आयोग के लिए हमेशा से किसी परीक्षा से कम नहीं रहा है। दुर्गम क्षेत्रों के मतदान केंद्रों तक पहुंचने में कई तरह की मुश्किलें पेश आती हैं। वहीं पोलिंग पार्टियों के लिए भी पोलिंग बूथों तक पहुंचना आसान नहीं होता। कहीं नाव तो कहीं हेलीकॉप्टर से ईवीएम मतदान केंद्रों तक पहुंचानी पड़ती है और इस सब के बावजूद वोट डालने के लिए मतदाताओं में अलग ही जोश नजर आता है। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज, शिमला। ये तो आप सबको पता है कि साल 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ और ये भी सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक सशक्त लोकतंत्र बना था, सशक्त गणतंत्र बना था। लेकिन ये कम ही लोगों को पता है कि साल 1951 और 52 में जब देश के पहले आम चुनाव हुए तो वो चुनाव आखिर हुए कैसे, क्या उसका प्रोसीजर था, क्या उसकी तैयारियां थी और क्या उसके लिए चुनौतियां थी। चुनाव आयोग जो भारत का है वो आज भी चुनाव करवाने के लिए एक बड़ा लंबा प्रोटोकॉल, बड़ी लंबी प्रक्रिया को अंजाम देता है और सबसे पहले आम चुनाव जब 1951-52 में भारत में करवाए गए थे उस वक्त भी निर्वाचन आयोग के सामने चुनौतियां कम नहीं थी। साल 1950 में संविधान लागू होने के बाद 1951 और 52 में पहला आम चुनाव हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 में चुनाव की शुरुआत हुई और 21 फरवरी 1952 को चुनाव खत्म हुए। पहले आम चुनाव करीब 4 महीनों तक चले थे। पहले आम चुनाव में 14 राष्ट्रीय पार्टियां, 39 क्षेत्रीय पार्टियां थीं। 489 लोकसभा सीटों के लिए 17.3 करोड़ वोटर थे, लेकिन
44% लोगों ने ही वोट दिया था। राष्ट्रीय पार्टियों में मुख्य तौर पर कांग्रेस, सीपीआई और भारतीय जनसंघ जैसी पार्टियां थीं। पहले चुनाव के समय वोट करने की उम्र 18 साल नहीं बल्कि 21 साल थी। पहले आम चुनाव में सुकुमार सेन देश के मुख्य चुनाव आयोग थे और देश का पहला चुनाव बैलेट पेपर पर हुआ था। चुनाव आयोग ने उस समय 2.5 लाख मतदान केंद्र बनवाए थे। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक कराए गए थे और नाटकों के जरिए लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया था। बैलेट पेपर के बाद ईवीएम से पहला चुनाव साल 1982 में केरल में हुआ था, जहां आम चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से मतदान हुआ। साल 1989 में 61वें संविधान संशोधन में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा को 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था। चुनाव में नोटा का इस्तेमाल पहली बार साल 2014 के चुनाव में हुआ था। उन चुनावों में नोटा के तहत कुल 1.1% वोट पड़े थे। हिंदुस्तान में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। हिंदुस्तान की चुनाव प्रक्रिया दुनिया भर में सबसे जटिल मानी जाती है। जब आप वोट करने जाते हैं तो आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं, बटन दबाते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन इस चुनाव प्रक्रिया को ऑर्गेनाइज करना और इसको अपने अंजाम तक पहुंचाना काफ़ी जटिल होता है और इसके पीछे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरी प्रिपरेशंस है, वो भी काफ़ी दिलचस्प होती है। हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रदेश के मनीष गर्ग जी मौजूद है, जो हमें बताएंगे, समझने की हमें कोशिश कराएंगे कि इस पूरी प्रक्रिया को आखिर कैसे अंजाम दिया जाता है और क्या कुछ प्रिपरेशंस कितनी शिद्दत से इस चुनाव प्रक्रिया के लिए की जाती है। सर, बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन डीडी न्यूज़ में। जी नमस्कार। आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि 1 जून 7वां चरण जो होगा उसमें हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं, बाई इलेक्शन भी और लोकसभा की भी। सबसे पहले तो तैयारियां क्या कुछ हैं और किस हद तक जो इंतज़ाम है चुनाव के लिए वो प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से किए गए हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने बटन दबाया और काम ख़त्म हो गया, लेकिन ये प्रक्रिया को अंजाम देने में लगभग 6 महीने पहले जो है वो चुनाव आयोग की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसमें जो हमारी सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उसमें हम फर्स्ट लेवल चेकिंग करते हैं और फिर उनको सेफ हाउसेस में रखते हैं। वो प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई है, इंक्लूडिंग जो हमारे 6 बाई इलेक्शंस हो रहे हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए, उनका भी वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। हमने एक राउंड जो अनाउंसमेंट से पहले ईवीएम्स की ट्रेनिंग और अवेयरनेस का किया था, जिसमें कि ईवीएम्स जो हैं हमने एक प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी पोलिंग स्टेशंस और सभी इम्पॉर्टेंट जगह पर डिस्प्ले की थी और लोगों को उसके बारे में अवेयर कराया था। उसके अलावा जो हमारे जो फिक्स्ड सेंटर्स हैं सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे, वहाँ पे भी वो रखे गए थे। तो खैर अनाउंसमेंट के बाद वो एक्टिवली हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम दूसरे मीन्स के ज़रिए उसकी अवेयरनेस अभी भी कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो एस्पेक्ट है वो है पोलिंग पर्सनल का, क्योंकि हमारे मतदान में लगभग 50,000 के आसपास पोलिंग स्टाफ डिप्लॉय होगा। तो उनकी हमारी डेटा एंट्री जो है वो एक नेक्स्ट जेन डाइस सॉफ्टवेयर है उस पर हो रही है और हमने प्लान किया है कि उनकी जो फर्स्ट रिहर्सल है वो अराउंड 21 to 25 अप्रैल हम लोग करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ 7,990 पोलिंग स्टेशंस इस्टेब्लिश होंगे और ये पोलिंग स्टेशंस जो हैं इनकी सबकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हमने करवाई है फील्ड ऑफिसर्स के द्वारा। और जो पोलिंग स्टेशंस पीछे जो फ्लड्स वगैरह जो आए उनकी वजह से डैमेज हुए हैं, उनकी रिप्लेसमेंट भी हमारे पास प्रपोजल्स आ गए थे डीसी से और वो उसकी हमने इलेक्शन कमीशन से स्वीकृति लेके उनको नोटिफाई कर दिया है। ठीक है।
सर, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड के साथ साथ। तो हिमाचल में, क्योंकि बाकी अगर स्टेट की हम बात करें तो वहाँ पर एक तय प्रोसीजर रहता है, तय प्रोटोकॉल रहता है इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाने का, लेकिन हिमाचल में वहाँ के जो प्रोटोकॉल या सिस्टम है वो लागू नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ हैं, सुदूर इलाके हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ तक लोगों का पहुँचना भी मुश्किल होता है। चुनाव जैसी जटिल प्रक्रिया को ऑर्गेनाइज कराना तो वैसे ही एक बहुत बड़ी बात है। तो इन चैलेंजेस से कैसे निपटने में आप लोग कामयाब होते हैं, और क्या कुछ मुश्किलें, क्या कुछ तैयारियां इसे लेकर इस चीज़ को दिमाग में रखकर की जाती हैं? देखिए, जो चुनाव की प्रक्रिया है या जो एक्चुअल जो निर्वाचन होगा, उसका प्रोसेस बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड है, और निर्वाचन आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो सभी जगह समान तरह से लागू हैं और सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। थोड़ा सा डिफरेंस आता है लॉजिस्टिक्स में कि कैसे हमने पोलिंग पार्टीज़ को पहुंचाना है या कैसे वहाँ पे लोकल लेवल पे क्या अरेंजमेंट्स करने हैं। सो वो हर स्टेट की अपने अपने अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसा आपने बताया, हमारे यहाँ कुछ चैलेंजिंग जो एरियाज़ हैं जहाँ पे दूर दराज के क्षेत्र हैं, हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन हमारे यहाँ है, और हमारा एक बड़ा बंगाल का पोलिंग स्टेशन है जो कि बहुत दूर दराज के क्षेत्र में आता है। उसके लिए हमने प्रस्तावित किया है कि एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी हम बीड़ में बनाएंगे, जिसका प्रस्ताव गया है चुनाव आयोग को। और एक पोलिंग स्टेशन हमारा ऐसा भी जिसमें बोट द्वारा भी जाना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जो लोकेशंस के हिसाब से लॉजिस्टिक्स, जो कम्युनिकेशन और मूवमेंट प्लान है, वो अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू ये भी रहता है ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट भी अगर हम बात करें, इलीगल वेपन का ट्रांजैक्शन, इलीगल कैश ट्रांजैक्शन, या किसी तरह का कोई नशीले पदार्थ प्रदेश में आना या प्रदेश से बाहर जाना, मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करना, ये भी चुनाव के वक्त में अक्सर देखा जाता है, और निर्वाचन आयोग इससे सजग भी है, और इसीलिए इसको रोकने के लिए तमाम इंतजाम भी किए जाते हैं। इस बार के चुनावों को लेकर हिमाचल प्रदेश में इस तरह की गतिविधियाँ ना हो, इन पर लगाम लगाई जाए, इसे लेकर क्या इंतज़ाम निर्वाचन आयोग की तरफ से किए जा रहे हैं या किए गए हैं? देखिए, जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं वो हमारा हिमाचल राज्य जो है वो जिन राज्यों के साथ हमारी जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स की टोटल लेंथ लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास है, तो काफ़ी बड़ा हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर है। और इसको जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन हम लोग करते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स करते हैं, और जॉइंट ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी की जाती है, और बॉर्डर चेक पोस्ट और नाकाज भी लगाए जाते हैं। तो लगभग 100 से ऊपर हमारे जो है बॉर्डर चेक पोस्ट, पुलिस और एक्साइज के अलग, तो वो लगाए गए हैं, जिससे कि इस तरह की किसी भी संदिग्ध जो मूवमेंट है उसके ऊपर रोक लगाई जा सके, और ये ऑलरेडी काम करना शुरू कर गए हैं। इसके अलावा हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंट्रा स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स वो चेक पोस्ट भी हैं जहाँ पे ये चेकिंग की जाएगी, और आने वाले दिनों में और इसको इंटेंसिफाई किया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ, क्योंकि जब बात चुनावों की हो रही है, चुनाव संबंधी चैलेंजेस की हो रही है, आज के दौर में युग जो है वो डिजिटाइज हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हमारे पास हैं, चाहे वो न्यूज़ के ट्रांसफ़र के लिए हो, या फिर न्यूज़ पब्लिश के लिए हो, या फिर लोगों को अवेयर करने के लिए भी हो। लेकिन डिजिटल मींस के फ़ायदों के साथ साथ इसके नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फेक न्यूज़ फॉर एग्जांपल एक सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है। तो उस पर लगाम लगाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए डिजिटाइज मींस, जो डिजिटल मींस हैं, वो कितने इस्तेमाल किए जा रहे हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, या फेक न्यूज़ को, ऑनलाइन फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? देखिए, आपने सही कहा कि आज के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है उसमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है और यूसेज बहुत ज़्यादा है, और इसमें फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का स्कोप बढ़ जाता है। इसको हम लोग जो है विभिन्न स्तर पर मॉनिटर करते रहते हैं हमारी टीम्स के ज़रिए, और अगर कोई ऐसी चीज़ ध्यान में आती है तो हम तुरंत इलेक्शन कमीशन के ध्यान में उसको लाते हैं और उस पर कार्रवाई की जाती है। निर्वाचन आयोग ने एक और बड़ी अच्छा स्टेप उठाया है, एक रजिस्ट्री उन्होंने लॉन्च की है, मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्ट्री एक लॉन्च किया है, जो कि उनकी वेबसाइट पे देखी जा सकती है। तो कोई भी अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आती है जो ऐसा डाउटफुल लगता है, तो वो वेबसाइट पे जाके भी उसको चेक किया जा सकता है कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है।
दूसरा एक कैंपेन इलेक्शन कमीशन ने चलाया है विच इज़ वेरीफाई बिफोर यू एम्पलीफाई, और मैं सभी दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि वेरीफाई बिफोर यू एम्पलीफाई। कोई भी न्यूज़ आपके पास सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से आती है तो उसको पहले वेरीफाई करें, उसके बाद उसको एम्पलीफाई करें, जिससे कि फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन पे रोकथाम हो सके। चुनाव के दौर में सबसे महत्वपूर्ण निर्वाचन आयोग की तरफ से जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मत का इस्तेमाल करें, वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि वोटिंग राइट सबसे इंपॉर्टेंट राइट एक सिटीज़न के लिए, एक नागरिक के लिए रहता है। तो इस बार के इन चुनावों के लिए क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ अभियान या कैंपेन या कोशिशें या स्टेप्स आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आएँ, अपने वोट का इस्तेमाल करें और वोटिंग टर्नआउट जो पिछले लोकसभा चुनाव में 72% के आसपास हिमाचल में था उसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए और ज़्यादा उसे पीक पे पहुंचाया जाए? जी डेफिनेटली, जो हमारा पिछली लोकसभा चुनाव में वोटर टर्नआउट था, आपने बताया 72.42% ही था, और विधानसभा इलेक्शंस जो अभी हमारे 2022 में हुए थे उसमें 76% था। तो हमारा पहला लक्ष्य तो ये है कि ये जो गैप है लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस के वोटर टर्नआउट में, ये ना हो, और जिस तरह से लोग विधानसभा इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं उसी तरह से लोकसभा में भी करें। इसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट स्टेप्स उठाए हैं। मुख्यतः हम लोगों ने 3 एरियाज़ पे हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा जनरल अवेयरनेस तो ऑफ कोर्स चल ही रहा है, लेकिन हम 3 एरियाज़ में फोकस कर रहे हैं। एक तो हमने लॉन्च किया मिशन 414। ये हमने 414 ऐसे पोलिंग स्टेशंस की पहचान की है जिसमें पिछली बार जो वोटर टर्नआउट था 60% से कम था। सो इनमें हम लोग विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं लोकल लेवल पे, पोलिंग स्टेशन लेवल पे। दूसरा हमने एक 22 गोइंग टू 72 कैंपेन लॉन्च किया है। तो हमने 22 ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आइडेंटिफाई किए हैं या असेंबली सेगमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें वोटर टर्नआउट 70 से कम था, जबकि हमारा स्टेट एवरेज 72 था। तो हमारा लक्ष्य है कि एटलीस्ट उनको हम 72 या पिछली बार के एवरेज तक पहुंचाएं। इसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 60 to 70 वोटर टर्नआउट था पहले, तो 22 ये हैं, और उसके अलावा 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ ऐसी आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पे महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों के मुकाबले कम था। तो इनमें विशेष जो प्रयास किए जा रहे हैं महिलाओं को टारगेट करते हुए। ठीक है, तो कोशिशें लगातार जारी हैं। कम मतदान प्रतिशत वाले विधानसभा क्षेत्र हों या फिर पोलिंग बूथ हों या तमाम इलाके हों, उनको और ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए, लोगों को वहाँ पर और ज़्यादा जागरूक करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अलग अलग कैंपेन चलाए जा रहे हैं, अलग अलग अभियान निर्वाचन आयोग की तरफ से चलाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो हमारी भी आपसे ये अपील है कि अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल ज़रूर करें। लोकतंत्र का ये महापर्व है और एक नागरिक होने के नाते हमारी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने घरों से बाहर निकलकर एक सशक्त सरकार चुनने में अपना योगदान दें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।